इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी पेशेंट को कैसे हैंडल करना होता है। जब कोई पेशेंट एनीमिया की शिकायत लेकर आता है, तो डॉक्टर सीधे दवा नहीं देता, बल्कि पहले स्टेप बाय स्टेप तरीके से यह समझने की कोशिश करता है कि एनीमिया हुआ क्यों है। सही डायग्नोसिस के बिना सही इलाज पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले डॉक्टर हिस्ट्री लेता है। इसमें पेशेंट से पूछा जाता है कि उसे कमजोरी, थकान, चक्कर, सांस फूलना तो नहीं होता और कहीं बार बार खून तो नहीं बहता, जैसे नाक से या स्टूल से या यूरिन में, या कि फिर हैवी पीरियड्स में। खाने में आयरन रिच फूड लेता है या नहीं लेता, और कोई क्रोनिक डिजीज जैसे किडनी प्रॉब्लम, टीबी या अर्थराइटिस तो नहीं है। ये सारी बातें एनीमिया के कोज का क्लू देती है। इसके बाद डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। स्किन और आंखों को देखकर पैलर देखा जाता है, जो कि लो हीमोग्लोबिन का साइन होता है। अगर जॉन्डिस दिखे तो हेमोलाइसिस का डाउट होता है। पेट को एग्जामिन करके स्प्लीन बढ़ा हुआ तो नहीं है, यह भी चेक किया जाता है, क्योंकि कई हेमोलाइटिक और ब्लड डिजीज में स्प्लीन बड़ा हो जाता है। और उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन और सीबीसी कराया जाता है, जिससे एनीमिया कंफर्म होता है। और आरबीसी इंडाइस से टाइप का अंदाजा लगता है। पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीमर पीबीएस से आरबीसी की शेप और साइज देखकर आयरन डेफिशिएंसी, बी12 डेफिशिएंसी या हेमोलाइसिस का आइडिया मिलता है। आयरन स्टडीज से ये पता चलता है कि बॉडी में आयरन कम है या नहीं। और विटामिन बी12 टेस्ट से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस होता है। इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर डॉक्टर ये चेक करता है कि एनीमिया न्यूट्रिशनल है, या ब्लीडिंग से हुआ है, या कि फिर मैरो प्रॉब्लम है, या कि फिर डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम है। देखिए, जब कोई पेशेंट बार बार खून बहने या अचानक ब्लीडिंग की शिकायत लेकर आता है, तो डॉक्टर का मेन एम होता है ये पता लगाना कि ब्लीडिंग हो क्यों रही है, और प्रॉब्लम प्लेटलेट्स में है या क्लॉटिंग फैक्टर्स में। सबसे पहले डॉक्टर ब्लीडिंग की साइट पूछता है और देखता है, जैसे नाक से खून आना, मसूड़ों से ब्लीडिंग, उल्टी, या कि फिर स्टूल में खून आना। स्टूल में खून से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का पता चलता है। पेशाब में खून, या कि फिर स्किन पर लाल नीले दाग दिखाई देना। अलग अलग जगह की ब्लीडिंग अलग अलग कोज की तरफ इशारा करती है, जैसे स्किन पैचेस प्लेटलेट्स प्रॉब्लम दिखाते हैं, और जीआई ब्लीडिंग क्लॉटिंग डेफिशिट की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद डॉक्टर हिस्ट्री लेता है। ये पूछा जाता है कि पेशेंट एस्पिरिन, पेन किलर्स, या कि फिर ब्लड थिनर्स तो नहीं ले रहा है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स की फंक्शन खराब कर देते हैं। फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हीमोफीलिया जैसी डिजीज हेरिडिटरी होती है। फिर आते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। सबसे पहले प्लेटलेट काउंट चेक किया जाता है कि संख्या कम तो नहीं है। ब्लीडिंग टाइम से प्लेटलेट्स की वर्किंग देखी जाती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी और एपीटीटी से क्लोटिंग फैक्टर्स का स्टेटस पता चलता है, यानी कि इंट्रोस्टिसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये पता चलता है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर डॉक्टर डिसाइड करता है कि ब्लीडिंग प्लेटलेट डिसऑर्डर से है, या क्लोटिंग डिफेक्ट से, या कि फिर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम से है। जब बॉडी में आरबीसी नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से टूटने लगती है, तो इस प्रोसेस को हेमोलाइसिस कहते हैं। जब आरबीसी टूटती है, तो उसके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है। यही हीमोग्लोबिन आगे जाकर बिलिरुबिन में बदलता है। अगर आरबीसी काफ़ी ज़्यादा टूटे, तो बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनने लगता है, और लीवर उसे पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाता। जब ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, और पेशेंट को जॉन्डिस दिखने लगता है। इसलिए हीमोलाइसिस और जॉन्डिस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जहाँ ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा, वहाँ जॉन्डिस होने की संभावना ज़्यादा होती है।
हेमोलाइसिस के कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें बॉडी खुद आरबीसी पर अटैक करती है। मलेरिया में पैरासाइट आरबीसी के अंदर घुसकर उन्हें फोड़ देता है। सिकल सेल एनीमिया में एबनॉर्मल आरबीसी जल्दी टूट जाती है। इन सभी में हेमोलाइसिस होता है, इसलिए जॉन्डिस भी दिखाई दे सकता है। अब डॉक्टर इसे कंफर्म करने के लिए कुछ लैब टेस्ट करता है। हेमोलाइसिस में एलडीएच बढ़ जाता है, क्योंकि यह एंजाइम टूटती हुई सेल से बाहर आता है। हेपेटोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि यह फ्री हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कंज्यूम हो जाता है। और रेटिकुलोसाइट काउंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी लॉस्ट आरबीसी को कंपनसेट करने के लिए तेजी से नई आरबीसी बनाती है। इन तीनों फाइंडिंग से डॉक्टर ये समझ जाता है कि एनीमिया हेमोलाइसिस की वजह से है या नहीं। जब किसी व्यक्ति के शरीर से काफ़ी ज़्यादा खून अचानक से निकल जाता है, तो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और ऑर्गन्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसी हालत को हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और तुरंत ट्रीटमेंट न मिले तो पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके सबसे कॉमन कॉजेज होते हैं रोड एक्सीडेंट या ट्रॉमा, बड़ी सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग या स्टमक या यूट्रस से भारी हेमोरेजिया और इंटरनल ब्लीडिंग। इन सिचुएशंस में बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। शॉक के समय कुछ टिपिकल साइंस भी दिखाई देते हैं। पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है, पल्स बहुत तेज़ हो जाती है, स्किन ठंडी और पसीने पसीना आने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और पेशेंट को चक्कर, बेचैनी या बेहोशी भी हो सकती है। ये सब साइंस बताते हैं कि ऑर्गन्स को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट में सबसे पहला काम होता है सर्कुलेशन को तुरंत सपोर्ट देना। सबसे पहले 4 फ्लूइड्स लगाए जाते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम टेम्परेरी बढ़े। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा है तो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। साथ ही ब्लीडिंग सोर्स को कंट्रोल किया जाता है, जैसे सर्जरी, प्रेशर, बैंडेज या कि फिर मेडिसिन से। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन अगर सही रूल फॉलो न किए जाए तो ये डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए हर हॉस्पिटल में ट्रांसफ्यूजन के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ग्रुपिंग और क्रॉस मैच का। ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप और आरएच टाइप कंफर्म किया जाता है। फिर डोनर ब्लड के साथ क्रॉस मैचिंग करके ये देखा जाता है कि कहीं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं होगी। यह स्टेप स्किप करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। दूसरा है कंपोनेंट थेरेपी। आजकल पूरा ब्लड देने के बजाय ज़रूरत के हिसाब से कंपोनेंट दिए जाते हैं, जैसे एनीमिया में टीआरबीसी, ब्लीडिंग में प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग प्रॉब्लम में प्लाज्मा। इससे ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव और सेफ होता है। तीसरा स्टेप है मॉनिटरिंग। ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के बाद पेशेंट को लगातार ऑब्जर्व किया जाता है। पल्स, बीपी, टेम्परेचर और ब्रीदिंग चेक की जाती है, खासकर पहले 15-30 मिनट तक। इससे अर्ली रिएक्शन जल्दी पकड़ में आ जाती है। चौथा स्टेप होता है रिएक्शन मैनेजमेंट। अगर ट्रांसफ्यूजन के दौरान फीवर या चिल्स यानी कि ठंड, रैश, ब्रेथलेसनेस, बैक पेन या कि फिर हाइपोटेंशन हो जाए तो तुरंत ट्रांसफ्यूजन को रोक दिया जाता है। फिर डॉक्टर इमरजेंसी मेडिसिन देता है, ब्लड बैग को लैब भेजा जाता है और पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स के पास ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए कुछ बेसिक हेमेटोलॉजी रूल्स याद रखना ज़रूरी होता है ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके। सबसे पहला आता है मैसिव ब्लीडिंग का। जब पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो और टाइम न हो ग्रुपिंग और क्रॉस मैच का, तब तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड दिया जाता है, क्योंकि इसे यूनिवर्सल डोनर माना जाता है और इससे रिएक्शन का रिस्क सबसे कम होता है।
दूसरा है DIC यानी कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। इसमें बॉडी के अंदर क्लॉटिंग और ब्लीडिंग दोनों एक साथ चलती है और क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाते हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटलेट्स दिए जाते हैं ताकि क्लॉटिंग सिस्टम दोबारा से काम कर सके। तीसरा है सीवियर एनीमिया। जब हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाए और पेशेंट को सांस फूलने, चेस्ट में पेन या शॉक जैसे सिम्टम्स हो, तो तुरंत PRBC यानी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर हो सके। चौथा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग रिस्क हो, तो पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है ताकि क्लॉटिंग इम्प्रूव हो सके। पांचवा है ल्यूकेमिया इमरजेंसी। एक्यूट ल्यूकेमिया में पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या कि फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे केसेस में हाई रिस्क होते हैं, इसलिए तुरंत आईसीयू में रेफर किया जाता है, जहां इंटेंसिव मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट दिया जाता है।